हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्पेशल एग्ज़ाम का लेने जा रहे हैं। फिजिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस साल क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सारा हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर यानी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में हम लोग इंटर करेंगे और एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2026 के लिए। एनसीईआरटी के हर पेज से हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला से सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, डबल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, वो सारा डिस्कस किया जाएगा आज थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटे, मेरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं और जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उसके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लेकिन मेरा हमेशा सलाह रहता है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने एनसीईआरटी बुक से ही कंसर्न रखें सो दैट यू कैन गेट ए गुड मार्क्स, राइट बेटे। देन आई वी स्टार्ट थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देना है, इसका भी वेटेज 9 मार्क्स का ही है, राइट। 9 मार्क्स में अगेन 4 मार्क्स सिंगल मार्क्स, देन कितना है 9 मार्क्स का है, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी बताया चैप्टर 1 9 मार्क्स, चैप्टर 2 9 मार्क्स, चैप्टर 3 9 मार्क्स। इट डजेंट मीन कि 27 मार्क्स का वेटेज है, 16 मार्क्स का ही, लेकिन और क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिया रहता है ऑप्शन में, ये कीजिए चाहे वो कीजिए, इसके कारण क्या क्या है 9 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अगेन यहाँ भी 4 मार्क्स का सिंगल मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस रहेंगे। वो सारे क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे हम लोग आज देखते हैं और आप लोग इस जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। और एक और सेशन है कि सैम्पल पेपर्स जरूर बनाइए टाइम मैनेजमेंट के लिए। 3 आवर्स में एक पेपर को कंप्लीट करना दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जितना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के बराबर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन में जानते हुए भी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसलिए सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी स्टडी सेंटर पर आकर यहाँ पर बहुत सारे सैम्पल पेपर्स पड़े हुए हैं, 3 आवर्स में आप बैठकर अपना तैयारी कर सकते हैं। नाउ यू स्टार्ट टुडे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है उसको चले हम लोग, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी ध्यान देते चले। इंट्रोडक्शन जस्ट ये सब, ये दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। करंट क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, I = Q/T, राइट, या Q = IT। कि इसमें हम लोग करंट में क्या देखते हैं कि यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है वो बताना रहता है, राइट। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस बनता है वो मैं बताऊंगा, राइट। आगे बढ़े हम लोग, इस फॉर्मूला को माइंड में सेट रखिए। तो पहला फॉर्मूला आपको क्या माइंड सेट रखना है, फर्स्ट I = Q/T। इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट रखिए। देखेंगे इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट दिया रहेगा, I का वैल्यू दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहता है, राइट। आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन क्या क्या रहेगा, दे देगा I = 2 एम्पियर, टाइम दे देगा T = 10 सेकेंड। 10 इतने में 10 सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के थ्रू पास करेगा। तो सिंपली क्या करना है, पहले फर्स्ट फाइंड द Q, I का वैल्यू रख दीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 कूलम चार्ज आ गया। अब आप देखो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंबाइंड होता है, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक में है। कोई बच्चा ये सोचे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दूं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सारे चेन में चलने पड़ेंगे, फिजिक्स में यही ध्यान रखना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन में Q = Ne।
Q इक्वल टू एन ई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन ई क्या था, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हिट क्वेश्चन 1, कि इस तरह से दिया रहेगा, आपका करंट और टाइम दिया रहेगा, पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या समटाइम्स नंबर ऑफ, आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, आई का वैल्यू पूछेगा। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करके ये प्रॉब्लम्स बनने जा रहे हैं, राइट। और दिस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े अब हम लोग, ये सिंपली आप लोग सारे जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं, ओम्स लॉ। ये 100% क्वेश्चन यहाँ से एवरी ईयर, नॉट ए 25, 26, एवरी ईयर, किसी साल भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन आना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा इसको आप समझने का है। कोई ऐसा साल नहीं है कि इससे यहां से क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के या डबल मार्क्स के नहीं बनते हैं, एवरी ईयर। आप समझने का क्वेश्चन किस तरह का है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने तरफ से इंश्योरेंस करता हूं आप 100% फिजिक्स में लेके आइएगा, बशर्ते जितना मैं बता रहा हूं। हाँ, लेकिन ये मत के सर थोड़ा जो मैं बताते जाता हूँ एनसीईआरटी पेज जरूर पढ़ते चलिएगा, कि सो दैट क्वेश्चन भी थोड़ा डाइवर्ट भी हो तो वी कैन सॉल्व। हाँ चलिए, अब यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान दिया जाए, आगे बढ़े हम लोग। मैं सेकेंड हिट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, दैट इज ओम्स लॉ, जो कि मैं ऑलरेडी बताया हूं इससे 100% क्वेश्चन आने हैं। क्या क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से समझने का है। ओम्स लॉ बेसिकली क्या कर रहा है आपका, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम लोग ये सब जानते हैं, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ठीक। अब यहां पर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि आपको जैसे ये पेन दिया रहेगा, लेंथ L दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा, राइट। तो आपसे पूछा, अच्छा रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहा है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए, सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इससे हर साल क्वेश्चन से आने आएंगे। अब किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, दो मटेरियल्स है, रो किस पर डिपेंड करता है, रो मटेरियल पर। यदि सेम मटेरियल क्वेश्चंस में दिया था, टू वायर्स, टू मटेरियल, जैसे डिफरेंट मटेरियल लिया हुआ, दोनों दिया सेम मटेरियल, तो इट मींस उसका रो का वैल्यू सेम रहेगा। कैसे क्वेश्चन देगा, कहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा एक का कहेगा दूसरे वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया गया, लेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वायर है, ठीक है, कोई भी मेटल ले लें, एल्युमिनियम वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो आपको दिया रहेगा ए है, लेंथ L दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू दिया रहा उसे हमको मतलब नहीं, रो, तो R इक्वल टू रो L बाई ए रख देंगे। अब इसी में क्या कहेगा, मटेरियल सेम है, इसका लेंथ को डबल कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया, क्या किया गया, लेंथ L था, L से 2L हो गया, मटेरियल सेम। मटेरियल सेम का मतलब रो का वैल्यू सेम, तो लेंथ डबल होने के कारण, जैसे कोई भी रबर है, रबर को आप स्ट्रेच कीजिएगा, उसका लेंथ को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, पतला होते जाएगा वायर, ये लॉजिकली है। उसी तरह से यदि एल्युमिनियम वायर है तो इसका यदि हम लेंथ बढ़ाते हैं डबल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये नहीं दिया, ये आपका अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो उसमें क्वेश्चन दिया है कि लेंथ को डबल कर दिया गया। देन फाइंड दी रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R, जो R ये निकाले हैं, R के फॉर्म में कितना वैल्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे दे रहा है, ABCD इसका निकाले हम लोग। मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है, जो इसका निकालना है, R इक्वल टू मटेरियल सेम का मतलब रो का वैल्यू सेम, L क्या हो गया, डबल, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ, राइट, 2 ऊपर चला गया, रो L अपॉन A इंटू 4, और ये क्या है, ऑलरेडी रो L बाई ए, यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस कितना हो गया,
100% लिख कर रखो, क्वेश्चन आने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे बढ़े, इसी में भी और क्या देगा, मटेरियल लेंथ को रिड्यूस कर देगा, लेंथ को रिड्यूस कर देगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। जैसे ये डायग्राम में देखिए आपको दिया हुआ, यहाँ पे दो मटेरियल हैं, लेंथ को डबल कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A/2, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम में भी शो किए हुए है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ब्लॉक देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, उसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहां से सेकेंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंगल मार्क्स या डबल मार्क्स का आपने प्राप्त किया, ये कोई नहीं रोकेगा। सिंगल मार्क्स में नहीं आया तो डबल मार्क्स में तो जरूर आएगा 2 मार्क्स में। अब थर्ड फॉर्मूला, तो दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला का बहुत रोल है, फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस आने हैं थर्ड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आने हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटे। जे सिग्मा ई, एनसीईआरटी में मैं बताते भी जा रहा हूं, करंट डेंसिटी इक्वल टू, करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कोई भी कंडक्टर में करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, J क्या हो गया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां पे समटाइम्स क्वेश्चन से आपके क्या दिए रहेंगे, करंट का वैल्यू दे देगा, ये बहुत दे देगा, सिग्मा के वैल्यू क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या रिलेशन दे देगा, रिलेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है, ऑप्शन में ABCD, करंट डेंसिटी बराबर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ देता है, वो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। 2 साल से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरा फॉर्मूला आपका दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़े इसमें हम लोग, इसमें फिर एक देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये कैसे डेरिवेशन हो रहा है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है, और आपको भी उसे वैसे पॉइंट पे फोकस ध्यान देना है दैट जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर देखिए थर्ड फॉर्मूला, इसमें बताया इस चैप्टर में फॉर्मूला का ही रोल ज्यादा है। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वो मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा ड्रिफ्ट, इसके लिए आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं जो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, वहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं यहाँ एनसीईआरटी में मार्क कर रहा हूँ, BD इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टाउ, टाउ टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको सिंपली समझने क्या है, कोई मान लो अलकतरा है, जब अलकतरा जब तो धीरे धीरे मोशन करता है उसका पार्टिकल, क्योंकि गाढ़ा रहता है, तो वो जो स्लो मोशन करता है वो जो वेलोसिटी होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करंट आपका किसी भी कंडक्टर में रहता है, जैसे ही अप्लाई दी सप्लाई वोल्टेज तो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर एक साथ धीरे 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 मूव करते, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला पर आप फोकस कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से आप निकाल सकते हैं, राइट। ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज करके J इक्वल टू सिग्मा ई से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालकर, ये इलेक्ट्रॉन है, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम दिया रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे देगा सही कौन सा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ये सारे जगह। तो इसमें ये ध्यान देना फॉर्मूला भी टिप्स पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल देता है। हाँ, अब आ जाइए, अगेन मैं हमेशा बच्चों को यही करता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करने का है। इसमें देखिए जो बताया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट जो मेरा हिट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इन कॉपर, इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एस्टिमेट कर निकालना भी है, एरिया दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट दे दिया, राइट। ये दो यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला रखने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, I इक्वल टू NEEA या I इक्वल टू NEA
बी डी, इस फॉर्मूला को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि ये मान लीजिए नहीं भी याद रहता है तो इसको याद रखिए। यहाँ से आपको भी जैसे करंट दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं आराम से, Q इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला से। ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ए हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। न्यूमेरिकल 100% आने हैं, कोई नहीं रोक सकता है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस पर ये न्यूमेरिकल्स को आप बना लीजिएगा बेटे। ये सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से सॉल्व करना जरूरी है। आगे ये सारे एक्सप्रेशन, समटाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है पूछ देता है इसको, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर, थ्योरी में काम दे देगा कि थ्योरी क्वेश्चन बनना जरूरी है, उसमें गलती नहीं करने का है। न्यूमेरिकल में मान लो गलती हो गया चल जाएगा, लेकिन जो थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है उसमें गलती नहीं होना, ओनली जस्ट रेट। मोबिलिटी बस इसको छोड़ भी सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन इसको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, ओम्स लॉ, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे वो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन नॉलेज के लिए इसको 3.6 को रीड करना, दैट इज इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए। इससे क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि अब थ्योरी टाइप से क्वेश्चंस आ नहीं रहे बेटे। रजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला को इसको भी याद रखिएगा। रजिस्टिविटी टेम्परेचर से कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, टी माइनस टी नॉट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, रजिस्टिविटी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, या रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे चेंज होगा, राइट। तो जो फॉर्मूला रजिस्टिविटी का है, यहाँ पर यदि रजिस्टेंस पूछेगा तो आर लगा दीजिएगा, बाकी सारा सेम, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है, मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा, ये इसको रीड कर लेने का है रजिस्टिविटी। ये ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा सारा। रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, रीडिंग, ओनली जस्ट रीडिंग। यहाँ पर टेम्परेचर बेस्ड प्रॉब्लम जो बताया, रेजिस्टेंस जैसे दिया रहेगा, कोई है वायर दिया हुआ जिसका कि रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ एट टेम्परेचर T इक्वल टू 273 डिग्री पर, इसका मान लो 4 ओम दिया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ा दिए T इक्वल टू 400 डिग्री C कर दिए, व्हाट इज दी रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दो, चेंज इन टेम्परेचर हो, यानी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से रहेंगे, इसको भी कर लेने का है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आगे बढ़े बेटे हम लोग, ये सारे क्वेश्चन पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, ये सारे आप लोग ऑलरेडी पहले से पावर इक्वल टू आई भी पढ़ते आ रहे हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम बच्चे का हो यहाँ पे कंफ्यूजन, इसलिए कॉन्सेप्ट भी मैं देने जा रहा हूँ। पढ़ने के बाद भी बच्चों लोग को कंफ्यूजन होता है, सेल, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ क्या चीजें हैं, सेल, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये बच्चों लोग को कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, देखो आगे डायग्राम में दिया भी होगा। हाँ, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, ई बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस सेल इन सीरीज पैरेलल। आगे देख लें वो कहीं डायग्राम जो मैं खोज रहा हूं, नहीं यहीं पर है, बता ही दे रहा हूं मैं। चलो इसको देखो बेटे, यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये मैं ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं, जो आपका बैटरी रहता है, जो बैटरी आप खरीदने जाते हो मार्केट में, जब तक आप यूज नहीं करो, यानी सिर्फ सेल की बात करें तो सेल एक्चुअल में क्या रहता है, जो भी सेल रहेगा, यदि हम इसको किसी अभी सर्किट में लगा नहीं रहे हैं, जिसको कि ओपन टर्मिनल बोलते हैं, आप यहां पर कॉन्सेप्ट देना बहुत ही जरूरी है। जब कोई भी सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इससे आएंगे बेटे, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे जब तक ये सेल आप यूज नहीं करो किसी सर्किट में, तब तक क्या कहलाता है कि दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल, व्हेन द सर्किट इज ओपन लूप, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ये यहाँ पर बैटरी दिया रहेगा 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया रहेगा 2 ओम। जब तक हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तब तक इसके A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज।
जैसे ही हम किसी एक रेजिस्टेंस से इसको जोड़ देते हैं, सर्किट से जोड़ने के बाद, तब ये दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, पूछे व्हाट इज द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज सुनते ही काम गड़बड़ सारा। सर्किट में दिया रहेगा, कहेगा टर्मिनल वोल्टेज, इसके बीच का वोल्टेज निकालना पड़ेगा उस समय। दैट इज डिफरेंस। यहां से क्वेश्चन पक्के रहेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या है, यहां पर क्वेश्चंस जो रहेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और सिंगल मार्क्स के रहेंगे। ये आपका सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, उसी पर आपके सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात करेगा। किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, जो सर्किट का प्रॉब्लम रहता है, जो सिंगल मार्क्स में कभी आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आएगा। अब उसमें क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे उसको आप ध्यान दिया जाए बेटे। हाँ, अब जैसे आप क्या रहेगा, आपका सर्किट का प्रॉब्लम दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन आने हैं, इसको कोई नहीं रोकेगा, राइट। और इंजीनियरिंग में भी आप जाइएगा तब भी वहां भी पढ़ना है। क्या है, जैसे ये सर्किट दे दिया, रेजिस्टेंस आर इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया किसी सप्लाई वोल्टेज से, 10 वोल्ट वोल्टेज दे दिया, राइट। सर्किट प्रॉब्लम, सर्किट प्रॉब्लम को अब मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। अब यहां पर आपको पूछ देगा कि इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आई, राइट। ABCD चॉइस दिया रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको देखते ही बताना होगा कि पहले सर्किट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यहां पर तो क्या कीजिएगा, ये दोनों सीरीज में आ गए। सर्किट में यही ध्यान देना, सर्किट को छोटा करना है। थोड़ा सा मैं इसमें टिप्स दूंगा, क्योंकि मेरा ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है रेजिस्टेंस। इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, वी राइट 2R, सिंपली लिख दिए 2R। ये रेजिस्टेंस दे दिया R, यहां मान लो करंट भी दे दिया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये 10 वोल्ट, ये 2 एम्पियर। अब क्या हुआ, ये करंट दो भाग में बटेंगे। क्या है ये क्या है, यहां पर ये करंट जो पहुंचा, ये 2 रास्ते हैं। इसको हमेशा करंट को पानी का फ्लो बोलते हैं। पानी का धारा चला, पानी का फ्लो चला, 2 भाग में बट गया, तो जो पानी का जो फ्लो रहता है उसी को करंट बोलते हैं। आप सिंपली क्या करिएगा, ये देखिए यहां पर यहां भी 10 वोल्ट वोल्टेज है, यहां भी 10 वोल्ट, 10 डिवाइडेड बाई 10, यहां से करंट चलना ही मालूम है। मान लेते हैं इसमें I1 चला गया, इसमें I-1 चला गया। इसको सॉल्व किया, उतना मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के सर्किट प्रॉब्लम्स हैं, NCERT में भी दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से रखना है, यहाँ पर रीड कर लीजिए। अभी जो मैं बताया, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू E प्लस IR, E प्लस IR, दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT के इस तरह के क्वेश्चंस तो कम आएंगे, क्वेश्चन आपको सिंपल में ही रहता है, ये सारे सॉल्व कीजिएगा, इट्स ओके। हाँ, जो 25 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो 25 में भी क्वेश्चन पूछा था, इसका भी जो बहुत जरूरत रहता है। इसका क्या है, ध्यान है से इसको समझ लीजिए बेटे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका सर्किट दिया रहेगा 2 ओम, यहां पर रेजिस्टेंस दे दिए, सॉरी यहां भी रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, ये दे दिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे यूज करेंगे उसके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 2, 4, 1/2, 5, 10, ये 5 एम्पियर, 5 ओम, ये सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, सारे का वैल्यू दिया। कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बच्चे क्या हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जो थोड़ा पढ़े हुए हैं, तो वो क्या देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का वहां एप्लीकेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से यहां देखो, NCERT में दिया हुआ। यहां से जो करंट चला 2 भाग में बट गया, राइट।
अब यहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट को मेजर करता है। यदि R1 अपॉन R2 ये रेशियो यानी लेफ्ट गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट पोर्शन पे ये जो दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो यानी R2 अपॉन R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4 यदि है, रेशियो बराबर है, ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो यदि बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, सर्किट विथ बैलेंस में है, सर्किट बैलेंस में है। उससे क्या होगा, इस आर्म के थ्रू कोई करंट का फ्लो ना होगा, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, नो करंट। अब इसका यूज यहां कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये मान लीजिए यही गैल्वेनोमीटर है, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमें सर्किट को सॉल्व करने में। ये तो यानी सीरीज पैरेलल करने में बहुत मुश्किल हो जा रही है एक बीच में आने के कारण। जहां मुश्किल हो तो दिमाग खटाक देना जाना चाहिए व्हीटस्टोन। रेशियो देखिए, इसके लेफ्ट ये दोनों का रेशियो क्या है 2/4, इसके राइट क्या रहा रेशियो 5/10, दोनों को कट करके देखो तो 1/2 आ गया, इधर से भी 1/2, रेशियो सेम है। रेशियो सेम होने का मतलब क्या होगा, इससे करंट नहीं जाएगा, I = 0, नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। जब करंट नहीं जाने का मतलब क्या होगा, ये ओपन हो गया, यूजलेस रेजिस्टेंस है, तो सर्किट खटाक देना हमारे रिड्यूस हो गया। ये देखो प्रॉब्लम कितना आसान बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते ही प्रॉब्लम आसान हो गया। अब आराम से बता देंगे, ये दोनों सीरीज को सीरीज निकाल लेंगे, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 25 में भी क्वेश्चन पूछे हुए था, राइट। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें ये 3 मार्क्स का कम से कम रहेगा। सर्किट को सॉल्व करने का सिंगल मार्क्स में भी एक क्वेश्चन से रहेगा, राइट। तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे प्रॉब्लम क्रिटिकल बनाएगा 3 मार्क्स में डालेगा, क्योंकि बच्चे को पकड़ना भी रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चंस हर साल यहां से आने हैं बेटे। ये देखो जैसे यहां पर बताया है अपना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा उतना। तो फाइनली इस चैप्टर को हम लोग क्लोजिंग करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, फर्स्ट अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q = IT, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हिट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड उसके बाद क्या जा रहा है, J = σE, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से रहेंगे। थर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन I = NEVAD, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RT = टेम्परेचर इंक्रीज R0 1 + α∆T करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका सर्किट प्रॉब्लम में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें मैं 2 चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, ये मैं ऑफ द सेल और टर्मिनल वोल्टेज को ध्यान से देख लीजिएगा। टर्मिनल वोल्टेज बराबर I + E × R, E क्या है, ये मैं ऑफ द सेल। सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें एक्सपर्ट होइए, राइट। उसमें जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट वे 22, 23, 24, 25 के जितने भी सर्किट के प्रॉब्लम है सारों को बना जाइए। वन वे प्रॉब्लम को समझ करके सारे क्वेश्चन को बना जाइएगा, डेफिनेटली आप सॉल्व कर दे, यानी एग्जाम में 26 में डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को खासियत देखिएगा, जहां भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 लेक्चर्स में अभी तक आप फिजिक्स में पास होने की नौबत में आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। जो मैं बताया हूं, यदि वो प्रॉब्लम आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 20 to 25 मार्क्स अभी तक पहुंच जाओगे। सारे बेटे बना लो, पास है होना है तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ा है, टॉप भी होना है तब भी आपके साथ खड़ा होना है। मेरा कोशिश है कि हर बच्चे, जो पढ़ने में बच्चे कोई कमजोर नहीं होते, उनके गाइडेंस की कमी होती है, उनको सही रास्ता दिखाने वाले टीचर्स नहीं हैं, इसलिए यदि वो बच्चे यदि वीक भी हैं, वो भी समझदारी से गाइडेंस यदि उनको प्रॉपर मिला जाए तो डेफिनेटली +2 में पास करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।